हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 17th लेक्चर। ये मेरा 17वां लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स। एंड इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर डिटर्मिनेंट। 4 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस चैप्टर पे। दिस इज माय 5th लेक्चर। ये मेरा 5वां लेक्चर है। तो चलिए एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि पिछले जो 4 लेक्चर्स थे डिटर्मिनेंट पे, उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो मैं आपको बता चुकी हूँ डिटर्मिनेंट क्या होता है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बहुत डिटेल में समझा था। सिग्निफिकेंस क्या है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू से क्या पता चलता है। और हमने देखा था एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट को कैसे इवेलुएट करते हैं, कैसे एक्सपेंड करते हैं। तो हमने देखा था रोज के अलोंग या कॉलम के अलोंग उनको एक्सपेंड किया जा सकता है। और उसी पे बेस्ड हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल किए थे। फिर उसके बाद पार्ट सेकंड में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताई थी डिटर्मिनेंट की। ठीक है, 6 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी और ये प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है। इन प्रॉपर्टी को यूज करके आप जो इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट के जो क्वेश्चंस है ना, उनको बहुत हद तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बहुत कम स्टेप्स में आप क्वेश्चन को कर सकेंगे अगर आप इन प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे तो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है। 6 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमने डिटर्मिनेंट की देखी थी। उसके बाद लेक्चर थर्ड जो था, इसका पार्ट थर्ड था, उसमें मैंने आपको बताया था हाउ वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। वैसे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पढ़ा होगा, फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, ठीक है। लेकिन डिटर्मिनेंट की हेल्प से कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करते हैं वो हमने डिस्कस किया था। उसके साथ ही मैंने आपको माइनर एंड को फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं ये भी हमने समझा था। ठीक। और पिछला लेक्चर यानी लेक्चर 4 में फिर हमने एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स समझा था। तो एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए माइनर, ठीक है, जिसको हम MIJ से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनर एंड को फैक्टर की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे को फैक्टर एंड माइनर बताया था, क्योंकि माइनर एंड को फैक्टर की ही हेल्प से आप एडजॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं किसी मैट्रिक्स का, एंड इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद हमने समझा था सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। ठीक। तो ये सारे ही कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। एंड आज डिटर्मिनेंट का लास्ट लेक्चर है, लेक्चर 5। और इसके बाद हमारा ये जो चैप्टर है डिटर्मिनेंट का ओवर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का लेक्चर, लेक्चर 5 जो डिटर्मिनेंट पे है, वो हम स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा डिटर्मिनेंट फिनिश हो जाएगा। अब मैं अगले लेक्चर से एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, शायद मोस्ट प्रोबेबली मैं सेट्स का चैप्टर शुरू करूं। ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। ठीक है, ये जो डिटर्मिनेंट पढ़ लिया हमने, मैट्रिसेस पढ़ लिया, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, ये कहाँ पे यूज होता है, ठीक है, इसकी यूजफुलनेस क्या है, तो बता देती हूँ। वैसे एक बार मैंने पार्ट 1 जब मैंने वहां पढ़ाया था डिटर्मिनेंट का, उसमें मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि ये जो डिटर्मिनेंट है एंड जो मैट्रिसेस हैं, दिस इज यूज फॉर सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दिया गया है, चाहे 2 वेरिएबल का, चाहे 3 वेरिएबल का, चाहे उससे भी ऊपर के वेरिएबल का, आपको अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, देन यू कैन चेक इट्स कंसिस्टेंसी। आप इसकी जो कंसिस्टेंसी है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, ये आप चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस की मदद से आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो दिस इज इट्स यूजफुलनेस, ये इसकी यूजफुलनेस है। ठीक है। और ये इसका एप्लीकेशन है, और ये कैसे किया जाएगा ये सब मैं आज के लेक्चर में बताऊंगी, और हम बहुत सारे न्यूमेरिकल भी करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है। तो चलिए पहले हम देखते हैं कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। कंसिस्टेंट सिस्टम एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। तो कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, अगर ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दिया गया है, इफ द सोल्यूशन एग्जिस्ट, अगर इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तब हम कहते हैं ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है दिस इज कंसिस्टेंट। ठीक है। अगर इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, वन और मोर सोल्यूशन एग्जिस्ट, तब हम कहते हैं ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है। ठीक। और अगर इसका सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता है, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दिया गया है, अगर इसका सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता है, तब हम कहते हैं ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है दिस इज इनकंसिस्टेंट, ये इनकंसिस्टेंट है। ठीक। चलिए
तो अब मैं कह रही थी कि हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे और आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आपको ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड यूज करके ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसे सॉल्व करना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे। तो कैसे किया जाएगा, ठीक है, तो वो अब जरा देखते हैं। देखिए, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तीन इक्वेशन दिए गए हैं। ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, ऐसे a2x b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2। ठीक है, ऐसे a3 b3 और c3z इक्वल्स टू d3। ये तीन लीनियर इक्वेशन आपको दिए गए हैं। यहाँ पे 3 वेरिएबल का ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक, अब क्या ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो जब मैंने मैट्रिक्स पढ़ाया है वहां पे मैंने बताया है कि हाँ, इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैट्रिक्स ए, जिसके एलिमेंट क्या होंगे, इसके एलिमेंट ये वेरिएबल होंगे। ठीक है, इसके एलिमेंट क्या होंगे, वेरिएबल नहीं, ये जो कांस्टेंट है। ठीक है, इसके जो कोफिशिएंट है a1 a2 a3। जो मैट्रिक्स ए है इसके एलिमेंट क्या होंगे, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। फिर एक मैट्रिक्स x लेंगे। ठीक है, और इसके एलिमेंट क्या होंगे, ये x y z। और ये एक कॉलम मैट्रिक्स होगी। ठीक है, ये एक कॉलम मैट्रिक्स होगी, इसके एलिमेंट क्या होंगे, x y z। और ऐसे ही एक मैट्रिक्स b लेंगे। ठीक है, और इसके एलिमेंट क्या होंगे, ये d1 d2 d3। ठीक, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ax इक्वल्स टू b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ax इक्वल्स टू b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या होगा, a मैट्रिक्स ये, x मैट्रिक्स ये और b मैट्रिक्स ये। ठीक है, अब इसको हम वापस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट भी तो कर सकते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है तो हम रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो देखिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, बन गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन देखिए क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2, दूसरा इक्वेशन बन गया। ऐसे ही तीसरा इक्वेशन। ठीक है, तो यानी हमें ये समझ में आ गया, एक बार स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ। तो यानी हमें ये समझ में आ गया कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम ax इक्वल्स टू b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें a क्या होगा, a होगा ये मैट्रिक्स, इनके जो कोफिशिएंट है उनसे जो मैट्रिक्स बनेगी दैट वुड बी ए। और एक्स मैट्रिक्स क्या होगी, एक्स मैट्रिक्स होगी एक्स वाई जेड कॉलम मैट्रिक्स होगी। और बी मैट्रिक्स क्या होगी, ये d1 d2 d3 इनसे बनने वाली कॉलम मैट्रिक्स होगी बी मैट्रिक्स। ठीक, यहां तक तो समझ में आ गया। यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम इस तरीके से मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद दो केसेस आते हैं इसमें। ठीक है, आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है ना, तो अब इसमें दो केसेस बन सकते हैं। पहला केस क्या बनता है, पहला केस बनता है कि इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स ये मैं लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इफ डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब क्या है, मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट। लास्ट लेक्चर में बताया था ना, इनवर्स कैलकुलेट करने से पहले, ये देखिए स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने, एग्जिस्टी। ठीक है, इनवर्स कैलकुलेट, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है, ये पहले चेक किया जाता है इनवर्स को कैलकुलेट करने से पहले। आप डायरेक्टली अगर इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का पूछा जाए तो डायरेक्टली इनवर्स नहीं निकालने लगेंगे, आप पहले चेक करेंगे कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ओनली देन ए इनवर्स एग्जिस्ट, तभी ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो केस वन क्या है, केस वन है कि ए अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है यानी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, देखिए हम जानते हैं ए एक्स इक्वल्स टू बी, हम जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए एक्स इक्वल्स टू बी, अभी हमने पिछली स्लाइड पे देखा। ठीक है, अब जरा इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्री मल्टीप्लाई करते हैं ए इनवर्स से, यानी हम लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी प्री मल्टीप्लाई, यानी पहले मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इस तरफ पोस्ट मल्टीप्लाई नहीं, प्री मल्टीप्लाई हमने किया ए इनवर्स से। ठीक, फिर उसके बाद हम जानते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करती है। तो अगर ब्रैकेट ये लगाए तो इस ब्रैकेट को हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, तो वही किया गया है, ये ब्रैकेट ऐसे किया गया। ठीक है, ए इनवर्स और ए को एक ब्रैकेट में रखा गया। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद ए इनवर्स ए क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स को उसी से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ठीक है, तो ये आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू एक्स। अब किसी भी मैट्रिक्स को उसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, एक्स आता है।
ये सब प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स में मैंने बताया, ये सब थ्योरम्स हैं, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। तो यहां से आ गया एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, ठीक है। यहां से निकल के आ गया एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, ठीक। और एक्स ही तो हमें फाइंड आउट करना है। ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, उसमें हमें ये जो एक्स वाई जेड करके ये जो कॉलम मैट्रिक्स बन रही है, इसकी वैल्यू ही तो फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू क्या है, ए इनवर्स बी। तो बेसिकली हमें ए इनवर्स बी हम फाइंड आउट कर ले तो हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी और उससे हमारा ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका यूज करेंगे, x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, और इस तरीके से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें चेक करना होगा कि जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर है तो ये तरीका यूज होगा, x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। और नॉन सिंगुलर है इसका मतलब क्या है कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट। अगर मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर है इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और इनवर्स क्योंकि यूनिक होता है, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स यूनिक है, इसलिए यहाँ पे जो मैट्रिक्स जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उनका जो सॉल्यूशन होगा दैट विल आल्सो बी यूनिक। ये बात समझ में आई? क्योंकि इनवर्स ऑफ मैट्रिक यूनिक है इसलिए जो सॉल्यूशन होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, जो सॉल्यूशन होगा वो भी यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और ये जो मेथड होता है ना, मैट्रिक्स की मेथड से हम जो मैट्रिक्स की हेल्प से जो हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इस मेथड को कहा जाता है मैट्रिक्स मेथड। इस मेथड को क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स मेथड, ठीक। यहां तक समझ में आया? अब देखते हैं केस 2। दूसरा केस क्या है? पहला केस तो अगर A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। दूसरा केस क्या है कि A अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। तो अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होती है तो उस केस में वी कैलकुलेट एडजॉइंट A मल्टीप्लाइड बाई B, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 है तो उस केस में हम ये कैलकुलेट करते हैं, एडजॉइंट A इक्वल्स टू B, एडजॉइंट A मल्टीप्लाइड बाई B कैलकुलेट करते हैं। और अगर ये नॉट इक्वल्स टू 0 आता है, इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर ये नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, 0 मतलब 0 मैट्रिक्स आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो मतलब क्या है, इनकंसिस्टेंट। बताया था ना पहली स्लाइड में, इनकंसिस्टेंट है। और अगर एडजॉइंट ए इक्वल्स टू बी आता है तो इट कुड बी इनकंसिस्टेंट या कंसिस्टेंट, कुछ भी हो सकता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है, नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बनता है केस 2। तो केसेस किसके बेसिस पे बने हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए नॉट इक्वल्स टू 0 है कि इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। नॉट इक्वल्स टू 0 है यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और उस केस में हम x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी ऐसे फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है। और अगर दिस इज सिंगुलर मैट्रिक्स तो उस केस में हम एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई बी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और यहां से फाइंड आउट करेंगे कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी मई 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। तो मैं जरूर चाहूंगी कि इन वीडियो लेक्चर्स का फायदा उठाइएगा, खुद भी पढ़िएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। 430 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स मैं आज की तारीख तक अपलोड कर चुकी हूँ और सबकी मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आपको लेक्चर ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी, सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है। तो आप उस प्लेलिस्ट में जाइए और जो भी टॉपिक आप सर्च कर रहे होंगे होपफुली आपको मिल जाएगा, ठीक है। और चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस, ओके। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और अगर ये लेक्चर फ्रूटफुल लगे ना, अगर लगे कि आपके आधे घंटे नहीं वेस्ट हुए हैं, होपफुली ये लेक्चर आधे घंटे का होगा, अगर आपको लगे कि आधे घंटे नहीं वेस्ट हुए हैं, आपने इस लेक्चर में कुछ सीखा है, तो प्लीज लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कराती हूँ कुछ न्यूमेरिकल। पहला क्वेश्चन, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है, आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये देखिए 2 वेरिएबल सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 1, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 7, ठीक है। ये दो इक्वेशन दिए गए हैं, लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल इक्वेशन है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। अच्छा, वैसे इसमें लिखा नहीं है कि मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, वरना जनरली इसमें लिखा रहेगा कि आपको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है तो हम जानते हैं दो केसेस बनते हैं। तो दोनों केसेस किस बेसिस पे बनते हैं कि ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो पहले जरा देख लेते हैं ए इसमें है क्या।
तो ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स क्या है, ये जो इसके कोफिशिएंट है 2 5 3 2, इनसे मिलके बनने वाली जो मैट्रिक्स है 2 5 3 2, ए मैट्रिक्स। एक्स मैट्रिक्स क्या है, एक्स और वाई। और बी मैट्रिक्स क्या है, 1 और 7, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो यानी हमारा बन गया ए एक्स इक्वल्स टू बी, ये हमारा बन गया। ठीक है, यानी इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, अब हम निकालते हैं कि ये सिंगुलर, ये जो मैट्रिक्स ए है दिस इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट करना है। तो डिटर्मिनेंट ए कैसे फाइंड आउट होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4 माइनस 5 3 जा 15, यानी दिस इज इक्वल टू -11। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया -11 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और ए इनवर्स क्या है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है और ए इनवर्स यूनिक है, इसलिए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है दैट इज आल्सो यूनिक। इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो यूनिक आएगा। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया है कि इसका सॉल्यूशन यूनिक है और अब हम करेंगे निकालना शुरू। ठीक, तो अब हमें पता है ए एक्स इक्वल्स टू बी। ठीक है, यानी x हमें फाइंड आउट करना है, तो दिस इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, ये है x। ठीक है, तो यानी हमें b तो पहले से पता है, मतलब पहले से क्या मतलब क्वेश्चन में दिया है, b मैट्रिक्स पता है, हमें a इनवर्स मैट्रिक्स नहीं पता है। तो हमारा पर्पस है हम a इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए a इज इन्वर्टेबल और a इनवर्स का फॉर्मूला ये है, हम जानते हैं 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट a। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स काफी डिटेल में मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, पर चलिए मैं एक बार फिर से बताती हूँ। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है, को फैक्टर, ये जो मैट्रिक्स ए है इसके को फैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज। ठीक है, इसके को फैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये देखिए, ये कैपिटल ए से हम क्या रिप्रेजेंट करते थे, को फैक्टर ना, और एम आई जे से क्या रिप्रेजेंट करते थे, माइनर। ठीक है, तो उसका ट्रांसपोज मैंने पहले ही यहाँ पे ले लिया। तो ये कुछ होगा, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज दिस वन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो हमने ये ट्रांसपोज ले लिया है, तो इस तरीके से आइए। ठीक है, तो अब हम जरा देखें, निकाले ये जो एलिमेंट है ये होंगे क्या। तो सबसे पहले हमें माइनर निकालना पड़ेगा, माइनर M11। M11 का क्या मतलब है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के जो आएगा 2। M12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ के यानी 3। M21 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के यानी 2। M22 यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छोड़ के जो एलिमेंट है दैट इज 2। ठीक है, तो हमने माइनर निकाल लिया, माइनर निकाल लिया, तो अब हम ये निकाल सकते हैं, कोफैक्टर निकाल सकते हैं। तो A11 क्या आएगा, तो मैंने बताया था कि i प्लस जे अगर इवन है, ठीक है, तो हम +1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और i प्लस जे अगर ऑड नंबर है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो A11 यानी 1 + 1 इवन है, तो यानी ये आएगा 2। फिर A12 1 + 2 ऑड है, यानी ये आएगा -3। A21 ये क्या है, 2 + 1 ऑड है, यानी ये आएगा -2। और A22 ये इवन है, इसका मतलब ये आएगा 2। ठीक है, तो हमारे चारों एलिमेंट आ गए। तो अब मैं इसमें पुट कर दूं इस वाले ये जो मैट्रिक्स है। तो A11 कितना है, यहाँ से देखिए A11 कितना है, 2। ठीक है, ये आ गया 2। फिर A21 कितना है, A21 है -2। ठीक है, यही बन रहा है ना। A21 क्या है, A21 है -2। एक सेकेंड, कोई मिस्टेक हुई है क्या, अरे हाँ, यहाँ पर तो एक मिस्टेक हो गई है। M21 मतलब क्या है, एक बार मैं रबड़ से इसको थोड़ा सा क्लियर करती हूँ। ठीक है, ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करती हूँ, अब इधर बताती हूँ। देखिए M21 यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। M21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के जो एलिमेंट हो, तो यहाँ पे तो 5 होगा ना, दिस विल बी 5, ये होगा 5। ठीक है, और A21 क्या हो जाएगा, दिस वुड बी -5। A21 क्या होगा, दिस वुड बी -5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस वुड बी -5, ये आ जाएगा -5। ठीक, और A12 क्या है, A12 है -3। ठीक है, A22 क्या है, A22 है 2। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये क्या आ गई, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आ गया, ये देखिए यहाँ पे निकला है। ठीक है, दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ये एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एडजॉइंट ए आ गया।
ठीक है। एडजॉइंट ए के जो एलिमेंट्स हैं ये आ गया, एडजॉइंट ए मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, अब हमें तो ए इनवर्स निकालना है ना, क्योंकि हमारा मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस है x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ठीक है, ये इक्वेशन है ना, तो हमारा मेन पर्पस है अभी ए इनवर्स निकालना। तो ए इनवर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकला है, -11 ना, तो -11 से हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो फिर ये हमारा आ गया ए इनवर्स। ठीक, बट ए इनवर्स से तो अभी काम नहीं चलेगा ना, ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके एक्स आएगा। तो ये है ए इनवर्स, इसको हमने बी मैट्रिक्स आपको ये दी गई है, ठीक है, क्वेश्चन में है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, इससे हमने किया मल्टीप्लाई। ठीक, अब मल्टीप्लाई करना तो आता ही है, क्या करेंगे, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो देख लीजिए ये जो एडजॉइंट ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ये क्या है 2x2 की है और ये क्या है 2x1 की। ठीक है, तो यानी जो हमारी जो मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगी उसका जो ऑर्डर है वो क्या होगा, 2x1 होगा, 2 रो और 1 कॉलम, ये होगा। ठीक है, और कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, यानी 2 × 2 2 और 7 × 5 = 35 -35। ठीक है, ये आया। और अगला क्या है, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट क्या एक ही कॉलम ही है इसमें, तो ये आ जाएगा -3 + 14। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट -33 और ये आ जाएगा 11। ठीक है, ये आ गया, यही देखिए -33 और 11, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/11 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, बाहर माइनस का साइन है। ठीक, अगर मैं इस माइनस को सबसे पहले तो 11 से चलिए डिवाइड कर देते हैं, तो 11 3 जा 11 से ये 3 कटा, ये आया -3 और ये आया +1। ठीक, और माइनस साइन को अगर मैं बाहर ले लूंगी तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा -1। ठीक है, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा -1 अगर मैं माइनस साइन बाहर ले लूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा निकल गया x एंड y दिस इज इक्वल्स टू 3 एंड -1। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको कराती हूँ एक और क्वेश्चन। ये तो था 2x2 की मैट्रिक्स बन रही थी, अब थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, तीन 3 वेरिएबल इक्वेशन है, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, यहाँ पे 3 वेरिएबल है, x y z 3 वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, तरीका एकदम सेम वही है। यहाँ पे ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसको आप ax इक्वल्स टू बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया गया है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, यानी हम इस ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसको ax इक्वल्स टू बी के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, जिसमें a मैट्रिक्स क्या है, a मैट्रिक्स होगी 3 और 3 इसके कोफिशिएंट बेसिकली 2 1 एंड -1 2 1 -1 और 4 -3 2 4 -3 2। तो ये हमारी बन गई ए मैट्रिक्स। एक्स मैट्रिक्स क्या होगी, कॉलम मैट्रिक्स होगी एक्स वाई जेड, और बी मैट्रिक्स क्या होगी 8 1 4, ये 8 1 4 कॉलम मैट्रिक्स। तो हमारा इक्वेशन ए एक्स इक्वल्स टू बी इस फॉर्म में आ गया। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो एक्स इक्वल्स टू क्या है, ए इनवर्स बी। ठीक है, लेकिन ये करने से पहले हमें केस चेक करना होगा ना कि ये केस 1 है कि केस 2 है। ठीक है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता, ये चेक करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, मैंने बताया था ना, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो क्या लेंगे 3, अच्छा हम जानते हैं +1 -1 एंड +1। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई, और इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर इसमें -3। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्या है, -1 मल्टीप्लाइड बाई -2 क्या हो जाएगा 2, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है 2, और फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, और फिर -1 और ये 4 -4 पर इसमें माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 4। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्या है 3, इधर मैं लिखती हूँ 3, और फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 6, -3 और 2 6 और -4। ठीक है, तो 3 इंटू -10। ठीक है, ये आ गया। फिर इसके बाद 3 इंटू -10 आ गया। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू -10। ठीक है, और इसको जरा सॉल्व करेंगे, -3 प्लस 16 -30, यही आ रहा है 16 3 8 2 जा 16
और -30, ठीक है। इन दोनों को किया, ये आया 13 -30 यानी आया -17, ठीक है। तो -17 सिंस इट इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, एंड ए इनवर्स इज यूनिक। ए इनवर्स क्या है, यूनिक है। और अगर ए इनवर्स यूनिक है, इसका मतलब क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज आल्सो यूनिक। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो भी क्या होगा, यूनिक होगा, ठीक है। तो यानी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है और वो यूनिक होगा, ये तो हमें पता चल गया। तो अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है केवल ये जो x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी जो है ना, इसको कैलकुलेट करना, ठीक है। बट ए इनवर्स पहले, ए इनवर्स बी हमें निकालना है ना, ए इनवर्स बी इसे कैलकुलेट करना है, बट उसके लिए ए इनवर्स चाहिए। तो ए इनवर्स हम जानते हैं 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, दिस इज द फॉर्मूला। तो अब इसकी मदद से हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है और फिर उसको उठा के इसमें पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बी से, हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सेम वही लॉजिक यूज होना है, ठीक है। तो चलिए करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए हम जानते हैं क्या होता है, जो मैट्रिक्स ए है इसके जो को फैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एडजॉइंट ए क्या है, A11, A12, A13, ठीक है, A21, A22, A23, ठीक है, A31, A32, A33, ठीक। ये हो गई क्या, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए आ गया, ठीक है। अब ये A11 क्या है, A11 इज द को फैक्टर ऑफ दिस, को फैक्टर ऑफ दिस, इस एलिमेंट का को फैक्टर है। तो इस एलिमेंट का को फैक्टर निकालने के लिए पहले M11 निकाल लें। M11 जान रहे हैं ना, माइनर ऑफ 11, ठीक है। तो M11 आप निकालेंगे, इसका निकालना है तो इस एलिमेंट को, इस रो और इस कॉलम को छोड़ के जो एलिमेंट है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो M11 निकल के आएगा कितना, -1, ठीक है। ऐसे ही M12, M12 यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ के, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ करके ये और ये जो एलिमेंट है, ठीक है, यानी 2 4 और -1 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट M12 कितना आएगा, M12 आएगा 8, ठीक है। यहाँ पे लिख रही M12, इसी के ऊपर लिखते हैं, M12 इक्वल्स टू 8 आएगा, ठीक है। ऐसे ही M13 निकालेंगे, M13, M13 के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, बहुत ज्यादा मैंने घोष दिया है, रुक जाइए थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। एक सेकेंड मैं पेन ले लूं। M13 कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, इसको छोड़ के ये जो एलिमेंट आए हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए। तो M13 जब आप निकालेंगे, दिस वुड बी, M13 आएगा -10, ठीक है। ऐसे ही M21 निकालेंगे, M21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको छोड़ करके -2 -3 और ये क्या है 3 और 2, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 5, ठीक। तो इस तरीके से पहले आप निकालेंगे माइनर, सारे माइनर निकाल लेंगे। तो जैसे इसका जो माइनर आएगा A11 मतलब M11, इसका जो माइनर आएगा दैट वुड बी -1 आएगा, इसका जो माइनर आएगा वो आएगा 8 आएगा, M13 जो आएगा दैट वुड बी -10। ऐसे ही जो M21 है वो 5 आ रहा है, M22 जो है वो -6 आ रहा है, M23 जो है वो -1 आ रहा है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। M31 जो है वो -1 आ रहा है, ठीक है। कैसे माइनर निकालते हैं ये तो पता है ना, उस रो, जिस एलिमेंट का निकाल रहे हैं उस रो और उस कॉलम को डिलीट करके जो बाकी एलिमेंट है उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनर निकलता है, ठीक है। और इसका -9 आएगा और इसका कितना आएगा, इसका आएगा 7, ठीक। तो माइनर निकल गया। अब हम जानते हैं को फैक्टर जो होता है वो कैसा, कैसे निकलता है, -1 का पावर i प्लस जे एम आई जे, ऐसे करके निकलता है, ठीक है। तो बेसिकली i प्लस जे अगर इवन है तो सेम रहेगा माइनर, अगर ऑड है तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे इवन क्या है, ये है इवन, ये है इवन, ये है इवन, और ये है इवन, ठीक है, ये है इवन, ठीक है। तो जो इवन नंबर्स हैं वहां पे क्या है, माइनर और कोफैक्टर सेम रहेगा, अदरवाइज साइन अपोजिट हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे कोफैक्टर निकल के आ गए, ठीक है। कोफैक्टर निकल के आ गया, तो अब उन कोफैक्टर को उठा के हमें इसमें पुट करना है, A11, A12, A13, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पुट किया गया है, A11 ये है, A12 -8, A13 -10, ठीक है।
एक बार फिर से स्क्रीन क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। फिर 8 2 1 2 2 2 3, देखिए 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3 3, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये एडजॉइंट ए निकल के आ गया। अब एडजॉइंट ए को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, -17, तो 1 बाई -17, ठीक है। ये हो गया, यहाँ तक हो गया। तो ये तो ए इनवर्स निकला है, बट हमें क्या करना है, x इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी है ना। तो ए इनवर्स तो ये है, अब इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो b तो देखिए ये है ना, कॉलम मैट्रिक्स 8 1 4, तो कॉलम मैट्रिक्स 8 1 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में बहुत डिटेल में एक लेक्चर मेरा पूरा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स पे था, ठीक है। तो वो मैंने बताया था, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये क्या है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, ये क्या है, 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स। तो ये दोनों कट जाएगा, यानी जो मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगी दैट वुड बी ऑफ 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स होगी। जो मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स आएगी वो 3 क्रॉस 1 की होगी, ठीक है। और कैसे मल्टीप्लाई होगा, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके सम करेंगे, ठीक है, तो ये आएगा। फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करके सम करेंगे, ये आएगा। तो इस तरीके से आप जब करेंगे तो आपका कुछ ये मैट्रिक्स निकल के आएगी, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं ये तो 17 की टेबल के मल्टीपल्स हैं, 17 34 51, ठीक है। पहले तो ये सारे जो माइनस 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 साइन है इसको आप बाहर ले लीजिए। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी सारे फिगर प्लस में हो गए। फिर उसके बाद 17 1 जा 17, तो 17 भी बाहर ले लीजिए कॉमन, ठीक है। 17 आपने बाहर कॉमन ले लिया, 17 17 कट गया, तो अंदर क्या बचा, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, यानी ये बचा। एंड दिस इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। तो यहाँ से इस तरीके से निकल गई वैल्यू एक्स वाई जेड की, ठीक है। तो इस तरीके से किया जाएगा क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन में, थोड़ा सा मैं आपको तरीका बता रही हूँ, कैलकुलेशन आपको खुद करना है। और ये कैलकुलेशन केवल प्लस माइनस वाले कैलकुलेशन है, तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन बताती हूँ, इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगी नहीं, ठीक है, मैं इसका केवल लॉजिक बता दे रही हूँ। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन मुझे लगा, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया है। क्वेश्चन क्या है कि द सम ऑफ 3 नंबर इज 6, 3 नंबर है उनका सम है 6। इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई 3 एंड एड सेकेंड नंबर टू इट, वी गेट 11, ठीक। फिर आगे दिया है बाई एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर वी गेट डबल ऑफ द सेकेंड नंबर, ठीक है। ये 3 कंडीशन इसमें दी है। आपको रिप्रेजेंट करना है इसको एल्जेब्रिकली एंड फाइंड करना है दीज नंबर, ये जो नंबर है इन्हें फाइंड करना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। तो अभी तक जो क्वेश्चन आपने किए वहां पे देखिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऐसे बने हुए आपको पहले से दिए गए थे और कहा था मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करो। बट यहाँ पे क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया नहीं गया है, लैंग्वेज के फॉर्म में बताया गया है, यू हैव टू मेक दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो ये चीज बस यहाँ पे अलग है, बाकी सेम लॉजिक है, ठीक। तो चलिए एक बार क्वेश्चन की मदद से हम जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं वो जो 3 नंबर है वो एक्स वाई जेड है, ठीक है। जो 3 नंबर है वो एक्स वाई जेड है। तो बोला गया है सम ऑफ 3 नंबर इज 6, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6, ठीक। ये हमारा बन गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है, इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई 3, यानी ये जो तीसरा नंबर है z, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया एंड एड टू सेकेंड नंबर, ठीक है। सेकेंड नंबर यानी y, पहला नंबर है x, दूसरा नंबर है y, तीसरा नंबर है z, यानी तीसरे को 3 से मल्टीप्लाई करके अगर सेकंड में ऐड किया वी गेट 11, यानी दिस इज इक्वल्स टू 11, ठीक। ये बन गया हमारा सेकंड इक्वेशन। तीसरा क्या कहा जा रहा है, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, यानी फर्स्ट और थर्ड नंबर यानी x प्लस जेड को अगर हम x प्लस जेड को अगर हम ऐड करें, ठीक है, वी गेट डबल ऑफ द सेकेंड नंबर, हमें क्या मिलेगा, डबल ऑफ सेकेंड नंबर का डबल मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड इक्वेशन, ये बन गया हमारा तीसरा इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे तीनों इक्वेशन बन गए हैं, ठीक है, तीनों इक्वेशन बन गए हैं। अब इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। इनको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिएगा। जैसे ये पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, ये तो सिंपल सा है। अगला जो इक्वेशन है उसमें x का कोई क्या बोलते हैं, कोई ये कह लीजिए कोफिशिएंट नहीं है, जीरो है। तो 0 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू 11, ये बना दूसरा इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन ये देखिए इस तरीके का है, तो y को आप एक तरफ ले आएंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, x माइनस 2y, ये y इस तरफ आएगा तो -2y प्लस z इक्वल्स टू 0,
तो ये बना तीसरा इक्वेशन। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा इनको अरेंज कर लीजिएगा। फिर इसके बाद इनके जो कोफिशिएंट हैं वो सब क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे ए मैट्रिक्स। तो यानी 1 1 1, ये देखिए 1 1 1, और 0 1 3 0 1 3, और 1 -2 1 1 -2 1, ये बन गई ए मैट्रिक्स। एक्स मैट्रिक्स क्या होगी, एक्स वाई जेड, ठीक है। और बी मैट्रिक्स क्या होगी, 6 11 और 0, 6 11 0, ठीक। और इसके बाद सेम वही लॉजिक यूज करेंगे जो अभी तक यूज किया है। क्या, हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए को फाइंड आउट किया तो पाया गया 9 आया, यानी यूनिक सोल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद हम एडजॉइंट ए निकालेंगे, ठीक है। एडजॉइंट ए ये देखिए फाइंड आउट किया है, और एडजॉइंट ए की मदद से फिर हम ए इनवर्स निकालेंगे। ये ए इनवर्स निकाला। ए इनवर्स कैसे निकलता है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ए। ए इनवर्स निकल गया, और उसके बाद हम करेंगे x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ये जो बी मैट्रिक्स है, इससे ए इनवर्स मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, एक हमारी कॉलम मैट्रिक्स ऐसे निकल के आएगी, और ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बहुत आसान होते हैं करने, सेम यही लॉजिक हर क्वेश्चन में यूज होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अब मैं अगले लेक्चर में कराऊंगी, न्यू चैप्टर स्टार्ट कराऊंगी, मोस्ट प्रोबेबली सेट्स हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।